नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग जो नौटंकी कर रहा है बिहार में, वो मोदी जी के ही गले की हड्डी बनने वाली है। मोदी जी अक्सर भूल जाते हैं कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं चला रहे हैं। दो बड़ी पार्टियां हैं जिनके समर्थन से उनकी सरकार चल रही है, आंध्र प्रदेश की टीडीपी और बिहार में नीतीश कुमार वाली जेडीयू। अभी तक जो कुछ एसआईआर पर विवाद हो रहा था, सवाल उठाया जा रहा था, वो केवल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा था। लेकिन अब जेडीयू के अंदर से एक सांसद और एक विधायक ने आवाज उठाई है और टीडीपी की तरफ से पहले ही आवाज उठा चुके हैं वहां के सांसद, टीडीपी के सांसद कृष्ण देवरायलु। जेडीयू से जो आवाजें उठी हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि सारा मामला बिहार का है। बिहार में ही चुनाव होना है, बिहार में ही फिलहाल एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। जेडीयू आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आंख मूंद कर रहती है। ललन कुमार साहब संसद में ऐसा लगता है कि जेडीयू के नहीं भाजपा के सांसद हैं, लेकिन इस बार एक सांसद ने आवाज उठाई है। बांका से सांसद हैं गिरधारी यादव। बांका इंपॉर्टेंट सीट रही है। दिग्विजय सिंह जी एक जमाने में यहां से एमपी हुआ करते थे, मिनिस्टर वगैरह भी हुआ करते थे। गिरधारी यादव भी जेडीयू के सांसद हैं और नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं। उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाया है कल संसद भवन के बाहर। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में, जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। लेकिन आपकी पार्टी से क्या मतलब? हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा, आप ही बता दीजिए। अपना भी हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब हैं जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं। पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है? सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो एमपी बने काहे के लिए हम? अब आप देखिए, गिरधारी यादव जी सीधे सीधे कह रहे हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में है। अब अमेरिका में है तो आके वो साइन कैसे करेगा? सीधा इसका जो मतलब है वो ये है कि बहुत सारे लोग बीएलओ की इस प्रक्रिया में छूट जा रहे हैं। बहुत साफ उनका कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में प्रॉब्लम है। और जब उनसे कहा गया कि पार्टी लाइन तो आपकी इससे अलग है, जेडीयू तो इससे अलग बात करती है, तो उन्होंने कहा कि अगर सच ही नहीं बोल सकते हैं तो फिर एमपी एमएलए बनने का फायदा क्या है। और अभी गिरधारी जी की बातचीत खत्म भी नहीं हुई थी, उस पर चर्चा खत्म भी नहीं हुई थी कि खगड़िया जिले के परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार का बयान सामने आ गया। और यह भी बयान बिल्कुल वैसा ही है जैसा गिरधारी जी का बयान है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की हैं और ये वही बातें हैं जो लगातार उठाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, बिहार का मजदूर जो है, मेरे इलाके का जो मजदूर है, वो होली, दिवाली, छठ में वापस आता है घर। एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है बिहार में भी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो पलायन करते हैं, जो मुंबई में जाके, दिल्ली में आके, सूरत में, बड़े शहरों में जाकर छोटी बड़ी नौकरियां करते हैं और केवल त्योहारों में अपने घर लौटते हैं, अपने घर की देखरेख करने के लिए। और अगर थोड़ी बहुत जमीन है तो उसको देखने के लिए अक्सर अधिया बटिया पर यह जमीन दूसरों को खेती करने के लिए दे दी जाती है। और ऐसे लोगों का घर साल में ज्यादातर वक्त बंद रहता है। अब संजीव कुमार जी ने जो सवाल उठाया है वो बहुत क्लियर है कि ऐसे लोगों के घर बीएलओ जाएगा तो बंद मिलेगा, उनको लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इस तरह से तो उनका वोटिंग राइट छिन जाएगा। एक और बात बड़ी की है संजीव कुमार जी ने, जिस तरफ अजित अंजुम और बाकी लोग लगातार इशारा कर रहे हैं। दैनिक भास्कर का कल जो एक खुलासा आया था जिसमें 50 बीएलओज ने कहा कि हम तो कहीं गए ही नहीं, हमने कोई दस्तावेज देखा ही नहीं, जो मिल गया उसको भर दिया। ये बात उन्होंने जेडीयू के विधायक ने अलग तरीके से कही। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग तो कह रहा है कि 90% 80% हो गया है काम, आखिरी दौर में चल रहा है काम, लेकिन मेरे यहां बहुत से मतदाता, बहुत से वोटर ऐसे हैं जहां तक बीएलओ पहुंच ही नहीं पाया है। यानी वही बात कह रहे हैं संजीव कुमार जी भी कि घर बैठे सारा तमाशा हो रहा है। तमाम इसके सबूत आ चुके हैं कि बीएलओ लोग घर बैठकर, दफ्तर में बैठकर धड़ाधड़ फार्म भरते जा रहे हैं। अब उसमें कौन शामिल होगा, कौन नहीं शामिल होगा, ये कोई नहीं जानता। लगभग यही बातें अपने तरीके से जो टीडीपी के सांसद हैं कृष्ण देवरायलु, उन्होंने भी चुनाव आयोग से कहा था। दरअसल देखिए,
सब जानते हैं कि बीजेपी किसी की नहीं है। सबको पता है कि मोदी जी अगर धनखड़ के नहीं हुए तो किसके होंगे। जिस दिन धनखड़ जरा सा इधर उधर हुए, देखिए उनको कैसे निकाल कर फेंक दिया गया, जबकि धनखड़ साहब से ज्यादा मोदी के सामने कौन झुकता था। तो सबको यह पता है कि मोदी जी के साथ जो पार्टी जाती है उसका क्या हश्र होता है, फाइनली उसको खत्म करके फेंक दिया जाता है। सबको यह भी पता है कि इस बार नीतीश बाबू की मानसिक जो हालत है, जो बार बार सामने दिखाई देती है, और जो हालत पार्टी की हो चुकी है, उसके बाद यह तो तय है कि अगले चुनाव में नीतीश कुमार चेहरा भले बन जाएं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के पास पिछली बार की तरह ज्यादा सीटें आती हैं और सरकार बनाने की कंडीशन बनती है, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। यह भी सबको पता है कि कभी भी नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ी जा सकती है। उनके कई सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में कई सारे ऐसे लोग भी हैं, सांसद, विधायक और नेता, जिनके पीछे मुस्लिम वोट भी है, सेकुलर वोट भी है। उनको पता है कि अगर वो बीजेपी के साथ शामिल हो गए, बीजेपी के फूल छाप पर चुनाव लड़ा, तो उनका हारना तय है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विचारधारा के स्तर पर भी बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, चुनावी गठजोड़ वगैरह है, सत्ता में रहने की अपनी लालच है, तो वो लोग हैं। ऐसा लगता है कि उन लोगों को अब समझ में आ रहा है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ विपक्ष को निपटाने में काम नहीं आएगी, वो ऐसे सांसदों, विधायकों को भी निपटाने में काम आएगी जो भारतीय जनता पार्टी के उतने करीबी नहीं है जितने ललन सिंह और बाकी लोग हैं। इसीलिए आवाज उठनी शुरू हो रही है। एक और बात है, विचारधारा थोड़ी देर छोड़ दीजिए। आमतौर पे नेताओं की कोई खास विचारधारा होती नहीं है, सबको अपने क्षेत्र में जाना है। और अगर क्षेत्र की जनता का बड़ा हिस्सा वोटर लिस्ट से बाहर हो गया तो उनका गुस्सा सीधे सीधे इनको झेलना पड़ेगा। ये जब जाएंगे, चुनाव आयोग तो जाएगा नहीं, ये जब जाएंगे क्षेत्र में, गांव में जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो लोग कॉलर पकड़ेंगे और सवाल पूछेंगे कि जब हमारा वोट कट रहा था तब तुम कहां थे। और इसीलिए जेडीयू के अंदर से ये आवाजें उठनी शुरू हुई हैं, और यकीन जानिए कि इसके बाद भी अभी कई आवाजें उठनी हैं। काफी परेशानी झेलनी है नीतीश कुमार जी को विधानसभा के अंदर, चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन अगर उनके विधायक डॉक्टर संजीव कुमार सामने आए हैं एसआईआर के खिलाफ, तो तय मानिए कि और भी बहुत सारे विधायक होंगे जो अभी फिलहाल चुप होंगे, लेकिन मौका आने पर सामने आएंगे। बिहार की राजनीति इतनी सीधी कभी नहीं रही कि दूर से समझ में आए। चुनाव आने के पहले क्या जेडीयू टूटेगी? क्या जेडीयू से कुछ लोग टूटकर आरजेडी में आएंगे? क्या जेडीयू कई हिस्सों में बटेगी? यह सवाल बड़ा है और इस सवाल पर लगातार नजर बनाए रखिए। विपक्ष भी अपनी तरफ से नए नए पासे, नए नए दांव लगातार फेंक रहा है। देखिए, संसद में विपक्ष डिमांड कर रहा है कि एसआईआर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जाहिर है बीजेपी सरकार नहीं चाहती है एसआईआर के ऊपर कुछ चर्चा हो। योगेंद्र यादव ने बहुत साफ कही दिया है, और भी लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उसको फायदा पहुंचाने के लिए आयोग काम कर रहा है। इस बीच में एक चर्चा यह उठी कि क्या विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर सकता है। तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया। सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। चुनाव दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। तो तेजस्वी यादव ने बहुत साफ साफ कहा कि हमारे पास ऑप्शन है बहिष्कार का। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ बीजेपी को ही करना है, वही लोग तय कर लेंगे कि कौन कितनी सीट जीतेगा, तो फिर चुनाव लड़ने से क्या फायदा है। फर्ज कीजिए कि महागठबंधन बिहार के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करता है। फर्ज कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो बहिष्कार करेगा, मान लीजिए।
आप देखेंगे कि जो बात मैं लगातार पिछले कई दिनों से कह रहा हूं वो आपको होती हुई दिखाई देगी। जो विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष का वोटर है, वो आपको सड़क पे दिखाई देगा। और बिहार में एक ऐसा आंदोलन शुरू होगा जो जयप्रकाश के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। और बिहार में अगर यह आंदोलन शुरू होता है तो यकीन जानिए पूरे देश में फैलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसको संभाल पाना आसान नहीं होगा। एक उदाहरण दे देता हूं, अभी कल 1 साल पूरे हुए हैं बांग्लादेश से शेख हसीना के निष्कासन के। शेख हसीना ने क्या किया था? शेख हसीना ने जिस तरह का चुनाव कराया था, विपक्ष ने उसका पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था। अब जाहिर है विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया तो शेख हसीना पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत गई। जब विपक्ष चुनाव लड़ेगा ही नहीं तो शेख हसीना को जीतना ही था। यह गलतफहमी उनको हो गई कि अब तो मैं पूर्ण बहुमत से जीत के आ गई तो बस बांग्लादेश में मेरी चलेगी। लेकिन वो जो जनता का गुस्सा था, लोकतंत्र में सरकार बदलने का जो पावर होता है वही इकलौता पावर होता है जनता का। बाकी तो पुलिस का कांस्टेबल भी उसको कुछ नहीं समझता। यह पावर उससे छीन लिया जाता है तो जो गुस्सा आता है वो गुस्सा अक्सर सड़क पर दिखाई देता है। विपक्ष को दबाने की जितनी कोशिश की बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने, जनता उतनी नाराज होती गई और एक दिन ऐसा आया कि जिस गद्दी पर वो शान से बैठी थी वो गद्दी उनसे छीन ली गई और उनको बांग्लादेश छोड़कर भारत की शरण लेनी पड़ी। चुपचाप किसी होटल में किसी जगह पर वो पड़ी हुई हैं बांग्लादेश में। अब उनका राज नहीं है। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि विपक्ष ने जब चुनाव का बहिष्कार किया तो शेख हसीना ने उनसे बात करने, चुनाव की प्रक्रिया को सुधारने, उनको किसी तरह से चुनाव में शामिल करने की जगह अपनी अकड़ में अकेले चुनाव लड़ा, बिना किसी विरोध के चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर उनको लगा कि मैं तो अब फिर प्रधानमंत्री बन गई, अगले 5-7 साल तक मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो बिहार में अगर विपक्ष बहिष्कार कर देता है तो आप यकीन जानिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। गोदी मीडिया को तो यह दिखाई देगा कि विपक्ष बहिष्कार कर गया तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत गई। लेकिन जो जनता वोट नहीं कर पाएगी, जो जनता अपने पसंदीदा नेता को नहीं चुन पाएगी, जो जनता वोट देने नहीं जाएगी, वो जनता सड़क पे उतरेगी। बहिष्कार करके विपक्ष अपने घर में सो नहीं जाएगा, वो जनता के बीच जाएगा, जनता से अपील करेगा, वो जनता सड़क पे उतरेगी। नीतीश कुमार की छोड़िए, मोदी जी की भी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। ये बिल्कुल तय बात है। सुनने में आपको बड़ी बात लग सकती है, लेकिन दुनिया का इतिहास पलट के देख लीजिए कि जब लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, लोकतंत्र का नकाब नोच कर फेंक दिया जाता है, उसके बाद जनता का गुस्सा अक्सर सड़क पर आता है और बड़ी बड़ी सत्ताएं पलट जाती हैं। तो फिलहाल एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा किसी को नहीं पता। संसद में लगातार विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। रूबिया लियाकत जी सवाल कर रही हैं, इतने मिनट में इतना पैसा खर्चा होता है, इतने घंटे में इतना पैसा खर्चा होता है। समझाइए अपनी सरकार को, आप ही की पार्टी की सरकार है, आप लोग अघोषित प्रवक्ता हैं उस पार्टी के, तो समझाइए कि सरकार बात क्यों नहीं कर रही है विपक्ष से, विपक्ष को चर्चा क्यों नहीं करने दे रही है, विपक्ष के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही है, क्यों प्रधानमंत्री मोदी चलती हुई संसद छोड़कर विदेश चले गए हैं। एसआईआर को लेकर अगर पूरा विपक्ष मुखालिफत में है और अब जेडीयू के अंदर से भी आवाजें उठने लगी हैं, तो फिर सरकार इस पर चर्चा क्यों नहीं कराना चाहती? क्यों नहीं गोदी मीडिया यह सवाल उठा रही है कि जेडीयू के अंदर से कैसे सवाल उठ रहा है? अगर ये सब नहीं हो रहा है तो बहुत सीधी सी बात है कि जो बात सारे लोग कह रहे हैं कि एसआईआर दरअसल वोटबंदी है, वो एक हद तक सच है। और ऐसे में अगर विपक्ष चुनाव के बहिष्कार का फैसला लेता है तो ये देश की राजनीति में बहुत बड़ा कदम होगा। आगे क्या कब कैसे होगा देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति तो ये है कि जेडीयू इस चुनाव तक एक रह पाएगी या कई हिस्सों में बटेगी हम नहीं जानते। टीडीपी कितना प्रेशर बनाएगी एसआईआर को लेकर ये भी हम नहीं जानते। लेकिन ये दोनों चीजों का प्रोसेस चल रहा है और इसका नतीजा जो होगा वो मोदी जी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।